नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में फर्जी अफसर बनकर और टेरर फंडिंग का खौफ दिखाकर जो लूट की जा रही है, उससे आपको आगाह करेंगे। सियासी ढाबे में पश्चिम बंगाल की हिंसा पर हो रहा राजनीतिक घमासान भी दिखाएंगे। तो सोशल अड्डा में करेंगे बनारसी पान और लंगड़ा आम को मिले जीआई टैग पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे विरासत संजोने की एक शानदार डिजिटल कोशिश। शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र इस तरह रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। मंगोलिया के उलान बतर में इंडियन डांस फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इसमें मंगोलिया के 400 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। इनकी उम्र 3 से 16 साल के बीच रही। बच्चों ने फिल्म कुछ कुछ होता है समेत कई हिंदी फिल्मों के गानों पर डांस किया और सभी का दिल जीत लिया। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक भजन कार्यक्रम के दौरान नोटों की बारिश की गई, जिसमें कीर्तिदान गढ़वी और फरीदा मीर जैसे कई नामी कलाकार मौजूद रहे। राज्य में पहले भी ऐसे कार्यक्रमों के दौरान नोटों की बारिश होती रही है। यूपी की इटावा जिला जेल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। महिलाओं ने भी इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली, चेन्नई और इंदौर समेत देश के कई हिस्सों में महावीर जयंती के मौके पर कई आयोजन हुए। इस दौरान कई जगह शोभा यात्राएं भी निकाली गईं, जहां श्रद्धालु डांस करते नजर आए। गुजरात के गिर शासन में 3 शेरों की लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल कुछ टूरिस्ट वहां जंगल सफारी के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये वाकया अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो में दिखाई दे रहा है किस तरह शेर एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर अफसर बनकर टेरर फंडिंग के नाम पर हो रही लूट से जुड़ी हुई है। सोचिए, अगर आपके पास किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर का फोन आए और वो कहे कि आपके खाते से टेरर फंडिंग के लिए ट्रांजैक्शन हुई है, तो यकीनन आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर इस झांसे में आ गए तो आपका खाता खाली भी हो सकता है। इसी तरीके का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में एक महिला इंजीनियर से लाखों रुपए की ठगी की गई। इसलिए जरूरी है कि ऐसे फर्जीवाड़े पर हॉर्न बजाया जाए। सामने हो तो समझना मुमकिन है कि कौन चोर है, कौन सिपाही। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में जहां चेहरा नजर नहीं आता, किसी की पहचान कर पाना मुश्किल है। यहां कोई चोर पुलिस अफसर बनकर आपको कॉल कर सकता है, फर्जी वर्दी का रौब दिखाकर आपको डरा सकता है और फिर बड़ी आसानी से आपको लूट भी सकता है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर से टेरर फंडिंग का झांसा देकर लाखों रुपए लूट लिए गए। ये फर्जीवाड़ा आपके आसपास ना हो, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। 27 मार्च को 31 साल की महिला इंजीनियर के पास मैसेंजर पर फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का डिप्टी कमिश्नर बताया और सबूत के तौर पर फर्जी आई कार्ड भी भेजा।
इसके बाद उसने कहा कि महिला का आधार कार्ड और तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय टेरर फंडिंग के लिए उसके खाते से 6 ट्रांजैक्शन भी की गई हैं। जाहिर है महिला इंजीनियर टेरर फंडिंग की बात से डर गई, क्योंकि उसने यकीन कर लिया कि फोन करने वाला वाकई मुंबई पुलिस का सीनियर आईपीएस अफसर है। इसके बाद महिला ने वही किया जो उस फर्जी अफसर ने कहा था। फर्जी पुलिस अफसर ने खाते से हुए ट्रांजैक्शन की जांच के लिए रकम मांगी। 6 ट्रांजैक्शन के लिए करीब 6 लाख रुपए मांगे गए। महिला ने ये रकम 2 अलग अलग खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। जाहिर है डरी हुई महिला ने फोन करने वाले के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। अगर वो बैंक से अपने खाते की जानकारी मांगती तब भी अपने साथ हो रहे फर्जीवाड़े को समझ जाती, लेकिन उसने बगैर सोचे समझे 6 लाख रुपए फोन करने वाले के खाते में डाल दिए। हालांकि उसे बाद में अंदाजा हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है और तब उसने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस उन खातों की जांच करने और आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन ऐसी ठगी आपके साथ न हो इसलिए सावधान जरूर रहिए और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नकली ऑफिसर बनके कोई आपके खाते में सेंध लगा सकता है, लेकिन इस ठगी को कैसे अंजाम दिया जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट अमित दुबे से। पुलिस वालों को इम्पर्सोनेट कर लोगों को कॉल करना और उनसे पैसे मांगना, ये बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी है। अक्सर लोगों को साइबर सेल के नाम से भी कॉल आ जाते हैं कि आपका कोई यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है और वो इस तरह का है जो टेक डाउन करना है और उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं, या आपकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी है पर्सनल, ऑब्सीन, प्राइवेट, और उसके नाम पर उनको धमकी दी जाती है कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 1 घंटे हैं टेक डाउन के लिए और इतना पैसा दीजिए और वैसे कीजिए। लोग डर कर पैसा दे देते हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा सा और आगे गया कि एक लड़की के अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन दिखाकर ये बोला गया कि वो टेररिस्ट फंडिंग हुई है उसके अकाउंट से और उसकी वेरिफिकेशन के नाम पर उससे पैसे मांगे गए। चूंकि कॉल एक आईपीएस को इम्पर्सोनेट किया गया था तो लोग डर जाते हैं और उस डर में उसने पैसे दे दिए। देखिए, कभी भी आपको किसी फोन पर इस तरह का कोई कॉल आए या मैसेज आए या कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करे तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी है और इसमें आपको हमेशा वेरिफिकेशन प्रॉपर करना है कि वो नंबर है कौन, कहाँ का है। उसके लिए सिंपल से टूल्स हैं। आप ट्रू कॉलर पर भी जाके देख सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं और तुरंत किसी और माध्यम से उस व्यक्ति से संपर्क करें, क्योंकि पैसे ऐसे ऑनलाइन कभी कोई नहीं मांगता है और ना ही किसी फोन पर आपसे पैसे मांग सकता है। ये सिर्फ डराकर कोई क्रिमिनल ही कर सकता है। तो इसलिए यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत सचेत हो जाएं और इस पर कभी भी कोई पैसे का ट्रांजैक्शन ना करें। फर्जी अफसर बनकर लोगों को चूना लगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पुलिस या आर्मी की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी की जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया कि लोग चौंक गए थे। किरण पटेल नाम का एक आदमी जो जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था, फर्जी पीएमओ अफसर बनकर लोगों की आंखों में वो धूल झोंक रहा था। किरण पटेल खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। Z+ सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ एसयूवी के साथ चलता था और 5 स्टार होटल में रुकता था। इतना ही नहीं, पीएमओ का अधिकारी बनकर उसने कई जगहों की यात्राएं की। कश्मीर के कई वीडियो उसने ट्विटर पर शेयर किए थे जिसमें वो सीआरपीएफ के जवानों के साथ नजर आ रहा था। कुल मिलाकर उसने बड़ी सफाई के साथ सभी को धोखा दिया। मुमकिन है कि इस दौरान उसने कुछ लोगों के साथ ठगी भी की हो, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस दौरान किसी को उस पर शक नहीं हुआ। हालांकि अगर उसका आई कार्ड देखा जाता और वेरीफाई किया जाता तो उसे पहले ही पकड़ा जा सकता था। बहरहाल ऐसे ठगों से बचने के लिए जरूरी है कि आप सावधान रहे, बड़ी पोस्ट या रौबदार अंदाज में झांसे में ना आए जब तक तसल्ली ना हो जाए। उनके अपनी बैंक डिटेल या रकम उनसे शेयर ना करें। बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी सोशल मीडिया टीम को स्पेशल चुनावी मंत्र दिया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
सिक्किम में नाथुला के पास एक बर्फीला तूफान आया जिससे सड़क पर चल रहे कई वाहन उसकी चपेट में आ गए। इसके बाद वहां सेना और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कई लोगों को सकुशल बचाया गया। दिल्ली में बीजेपी की सोशल मीडिया वर्कशॉप आयोजित हुई। इसे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सोशल मीडिया विंग को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मजबूती से काम करने का मंत्र दिया। साथ ही पार्टी मूल्यों का भी ख्याल रखने की सलाह दी। वहीं इसके बाद नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ भी एक बैठक की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को ही घर पर ही क्वारंटीन कर लिया। वहीं बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने भी अपनी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी। साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शिवलिंग की पूजा अर्चना भी की। वहीं असम के सीएम द्वारकाधीश मंदिर भी गए। खबरों के एक्सप्रेसवे से रुख आगे करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच तीखी बयानबाजी से सियासी फिजा में गर्माहट है। हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हावड़ा से लेकर हुगली तक ना तो बवाल थम रहा है और ना ही सियासत। रामनवमी से हिंसा का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो बदस्तूर जारी है और उस पर बयानबाजी भी बहुत भारी है। बांग्लार मानुष दांगा भालोबाशे ना, दांगा कराटा बांग्लार संस्कृति नय। दांगा आमरा करी ना, मानुष कखनो दांगा करे ना। बीजेपीर लोकेरा आजके पारे ना, ताई दांगा करबार जन्नो। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई? अपने आप में चिंता का विषय खड़ा। ममता बनर्जी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही हैं, तो बीजेपी उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। एक ओर ममता बनर्जी को आशंका है कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर भी दंगा भड़काने की साजिश हो सकती है, तो उस पर बीजेपी का जवाब है कि सब कुछ टीएमसी की शह पर हो रहा है। दांगा तो करছে बीजेपी, दांगा तो करছে বজরং দল, দাঙ্গা তো করছে আপনার সমস্ত বিজেপির লোকেরা। তারা গিয়ে এলাকা এলাকায় দাঙ্গা করছে, কেন তাদের উল্টে পেটাচ্ছেন না? ममता बनर्जी खुद भाषण दे रही हो कि रमजान है, हिंदू अपना रमजान तक सारे दरवाजे उत्सव बनाना बंद कर दो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे कोई जयंती हो। हिंदू द्वयम दर्जे का नागरिक है बंगाल में, और अब तो हालत ये हो गया है हिंदू अब पलायन कर रहे हैं। ये उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में सरकार या प्रशासन एक्टिव नहीं। रिसड़ा में हिंसा फैलने पर खुद राज्यपाल सीवी आनंद बोस अपना दार्जिलिंग दौरा रद्द करके वहां पहुंचे, हालात का जायजा लिया और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। पुलिस भी हालात को जल्दी ही सामान्य करने का दावा कर रही है, लेकिन समस्या ये है कि हिंसा का सियासी कनेक्शन निकाला जा रहा है। बीजेपी हिंसा की जांच कराने की बात कहती है, तो ममता सेंट्रल टीम पर ही सवाल उठा रही है। या तो कोई केंद्रीय एजेंसी से जांच हो तो निष्पक्ष जांच होने से पता चल जाए कौन दोषी है। हम तैयार हैं सब जांच के लिए। अब बाकी लोग घबराते क्यों हैं? 160টা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে, বাংলায় এসছে, 5 স্টার হোটেলে থেকেছে, ভালো মন্দ খেয়েছে, দাঙ্গা বাঁধিয়েছে, বিজেপির ঘরে গিয়ে মিটিং করেছে, বাড়ি ফিরে গেছে। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके खिलाफ राम और वाम यानी कि बीजेपी और लेफ्ट ने हाथ मिला लिया है, जबकि लेफ्ट का आरोप है कि ये टीएमसी और बीजेपी की ध्रुवीकरण करने की रणनीति है।
if before the panchayat election, if BJP and Trinamool is successful in creating a communal tension in Bengal, Hindus and Muslims are divided, both think they will gain. जाहिर है सभी पार्टियां पंचायत चुनाव और 2024 के मुकाबले को देखते हुए इस हिंसा को अपने सियासी चश्मे से देख रही है। जहां तक आम जनता की बात है, वो जल्दी से जल्दी माहौल ठीक होने का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार मंगलवार को सोने के दाम में 180 रुपए की कमी दर्ज की गई, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम सोना 59,600 रुपए हुआ। इससे पहले कारोबारी सत्र में इस येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 59,780 रही। वहीं चांदी 240 रुपए उछली। 1 किलो चांदी का भाव 72,140 रुपए हुआ। भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत की जीडीपी बढ़त दर का अनुमान घटा दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने इस साल भारत की जीडीपी बढ़त दर 6.3% रहने का अनुमान जताया, जबकि इससे पहले इस दर के 6.6% रहने की संभावना जताई गई थी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने मार्च 2023 में गाड़ियों की बिक्री पर एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक भारतीय ऑटो मार्केट में मार्च में 13.89% की ग्रोथ रही। इस दौरान 20,41,847 गाड़ियां बिकी। वहीं पिछले साल मार्च में करीब 18 लाख गाड़ियां बिकी थीं। पाकिस्तान का रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। ये $1 के मुकाबले 287 रुपए तक नीचे गिरा। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 1% यानी ₹2.25 गिरकर 287 पर बंद हुआ, जो पहले 285 रुपए था। IMF लोन में देरी और विदेशी लोन पर डिफॉल्ट के खतरे के बीच इंटरबैंक मार्केट में पाकिस्तानी रुपये में ये भारी गिरावट देखी गई। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। जिंदगी में आगे बढ़ने का हर कोई सपना देखता है, मगर सपने उसी के हकीकत में तब्दील होते हैं जो उनको पाने के लिए जमीन पर पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता है। आज ऐसे ही एक शख्स की बात करते हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत के दम पर पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी बनाई। आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ की इस डिजिटल लाइब्रेरी को तैयार करने के पीछे आखिर सोच क्या रही। लाइफ में एक वो दौर आया जब ये महसूस हुआ कि पंजाब की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सुंदर चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको ढूंढा जाए और डिस्कस करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सामने लाया जाए। तो फिर वो था कि सामने कैसे लाया जाएगा। ढूंढ तो लिया जाएगा, मिल जाएंगी चीज़ें, पर लोगों के साथ शेयर कैसे करेंगे। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी उस वक्त नई नई अभी आ रही थी इंडिया में खास करके। तो दिस वाज द रीज़न कि हमने सोचा कि पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढ के डिजिटली प्रिजर्व किया जाए, सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं, आने वाली सभी जनरेशंस। पंजाब में डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए देविंदर सिंह सालों से यहाँ की ऐतिहासिक विरासतों को सहेज रहे हैं। 2003 में ये सफर शुरू हुआ। इस अनोखी लाइब्रेरी में पुराने सिक्के, मैन्युस्क्रिप्ट, किताबें, अखबार, डायरी और फुलकारी समेत कई बेशकीमती विरासत देखने को मिल जाएंगी। मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डायरीज, कॉइन्स, मेडल्स, एनीथिंग विच इज लाइंग इन पंजाब विच रिप्रेजेंट्स पंजाब। तो वो दैट इज आवर एजेंडा कि उसको कंप्यूटर में प्रिजर्व किया जाए। देविंदर सिंह कहते हैं कि करीबन 60 मिलियन पेज तक डिजिटलाइज कर दिया गया है। 20 साल तय कर चुकी ये अनोखी लाइब्रेरी कुछ खास वजहों से देखने लायक है। सबसे पुराना जो मैन्युस्क्रिप्ट हमने डिजिटाइज किया है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है। दे क्लेम के वो 15th सेंचुरी का है, तो बट इट्स नॉट डेटेड। उसके बाद जो पंजाब में हमने किया है वो है गुरु ग्रंथ साहब का मैन्युस्क्रिप्ट 1653 का, विच इज गुरु हरराय साहब पीरियड, 7th सिख गुरु। तो उसके आगे चलते हैं तो देयर इज अनदर मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, वो 1676 की है। वो मैन्युस्क्रिप्ट गुरु तेग बहादुर साहब
ने साइन की हुई है। दीज आर मैन्युस्क्रिप्ट्स। अगर बुक्स में आए तो ओल्डेस्ट बुक इज आई थिंक 1782 की। इट्स द बुक इज मैप ऑफ हिंदुस्तान। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। उसमें एक बहुत बड़ा पूरे हिंदुस्तान का नक्शा है, उसमें कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उनका ब्रिटिश के साथ क्या रिलेशनशिप है, सो हाउ दे आर परफॉर्मिंग, वो बहुत सारी डिटेल्स हैं उसमें। इट्स अ वेरी रेयर बुक। देविंदर पाल मानते हैं कि ऐतिहासिक चीजों से भरपूर उनका डिजिटल लाइब्रेरी का सपना समाज के सामने एक मॉडल सेट करना है। हमको लगता है कि अगर हम पंजाब का बचा लें तो वी कैन क्रिएट ये हमने 2003 में सोचा कि अगर हम पंजाब का बचा लें तो वो एक मॉडल सेट कर रहे हैं हम, जिसको कोई स्टेट कोई देश भी फॉलो कर सकता है कि वॉलंटियर वर्क करके भी हेरिटेज को बचाया जा सकता है। बकौल देविंदर सिंह ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन जब मकसद पंजाब की ऐतिहासिक विरासत को संजोने का था तो इसको डिजिटली रूप देना वक्त की दरकार भी है। उनकी ये ख्वाहिश है कि वो पंजाब समेत बाकी देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इस लाइब्रेरी की एग्जीबिशन लगाएं, जिससे लोग बाग पंजाब की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत से रूबरू हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर उत्तर प्रदेश के गांव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में साफ सफाई के लिए एक योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश सरकार गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों और सफाई कर्मियों को जरूरी ट्रेनिंग देगी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गांव के लगभग 83,000 लोगों को स्वच्छता की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पाने वालों में गांव के प्रधान और ब्लॉक मोटिवेटर्स से लेकर पंचायत असिस्टेंट शामिल होंगे। इन सभी को 20 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों और लखनऊ के पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में राज्य की 25,145 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। इस मिशन के तहत 43,242 राजस्व गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान सूखे और गीले कचरे को मैनेज करने के बारे में अभियान लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छता की ट्रेनिंग देने के लिए हर एक ट्रेनिंग सेंटर पर 6 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। इन मास्टर ट्रेनर को पंचायत राज निदेशालय पर ट्रेनिंग दी गई है। अब ट्विटर पे हो गया है एक और बदलाव। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। एलन मस्क के कमान संभालने के बाद अब ट्विटर में एक और बड़ा बदलाव हुआ। दरअसल अब ब्लू बर्ड लोगो की जगह एक डॉग लगा दिया गया। ये डॉग क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन के लोगो की तरह है। मस्क के इस फैसले के बाद डोजकॉइन क्रिप्टो करेंसी में काफी तेजी देखने को मिली। वहीं इस घटनाक्रम के बीच मस्क ने कुछ पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने अपना वादा निभाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 50 साल बाद फिर अपने मिशन मून का ऐलान किया। इस बार नासा की तरफ से 4 अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाएंगे। इनमें एक महिला भी शामिल रहेगी। कहा जा रहा है कि नासा का ये मिशन साल 2024 या 25 में लॉन्च हो सकता है। और अब आपको दिखाते हैं आस्था की तस्वीर। उत्तराखंड के काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी मंदिर शक्तिपीठ है। दरअसल मंदिर परिसर में एक ऐसा पेड़ है जो किसी अजूबे से कम नहीं है। ये पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखला है, लेकिन हरी पत्तियों की भरमार है। लोगों का कहना है कि इस पेड़ पर देवी की कृपा है। उत्तराखंड से काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी मंदिर शक्तिपीठ परिसर में मौजूद इस पेड़ की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये कदम का पेड़ है जो सरसरी तौर पर भले ही कुछ खास ना दिखे, लेकिन जब इसके करीब जाकर ध्यान से इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कोई आम पेड़ नहीं है। खास बात ये है कि ये पेड़ पूरी तरह से खोखला है, फिर भी सूखा नहीं है, बल्कि दूसरे पेड़ों की तरह हरा भरा है। इस पेड़ के तने से लेकर ऊपर तक के हिस्सों को ध्यान से देखें तो अचंभा हो सकता है कि आखिर इस खोखले पेड़ पर हरियाली कैसे छाई हुई है, लेकिन ये हकीकत है कि इस पेड़ पर हरी पत्तियों की भरमार है। ये पेड़ मां बाल सुंदरी शक्तिपीठ में काली माता के मंदिर के ठीक सामने है। बताया जाता है कि ये पेड़ 400 साल पुराना है। कहा जाता है कि सदियों पहले किसी वजह से ये पेड़ जल गया था।
लेकिन जल छिड़काव किए जाने पर ये फिर से हरा भरा हो गया। परंतु छाल जलने की वजह से ये खोखला रह गया। लोग मानते हैं कि माता भगवती की आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही ये पेड़ सूखने से बचा है और अभी भी मौजूद है। मान्यताएं चाहे जो भी हो, लेकिन मंदिर परिसर में ये अनोखा पेड़ यहाँ आने वालों को खास तौर से आकर्षित करता है। माँ बाल सुंदरी देवी के इस शक्तिपीठ की अहमियत ऐसी है कि मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा ही रहता है और यहाँ पर आने वाले लोग इस पेड़ का दीदार किए बगैर नहीं जाते। काशीपुर से रमेश चंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मशहूर वाराणसी से जुड़ा हुआ है। वाराणसी के बनारसी पान और लंगड़ा आम समेत कुछ और चीजों को नई पहचान मिली है। ये पहचान है जीआई टैग की, यानी कि जिस जगह के नाम से ये चीजें मशहूर है उसके साथ इनके रिश्ते पर ग्लोबल मुहर लग गई है। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में अब आम की बहार आने वाली है, लेकिन उससे पहले बड़ी खुशखबरी आई है। ये खुशखबरी उस बनारसी लंगड़ा आम के बारे में है जो अपने रस, स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है। बनारस के लंगड़ा आम को अब जीआई टैग मिल गया है और सिर्फ बनारस के लंगड़ा आम को ही नहीं बल्कि 3 और ऐसी चीजों को जीआई टैग दिया गया है जो अपनी खासियत से देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। इनमें सबसे खास तो है ये बनारसी पान जो अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। चूंकि मगही पान को बनारस में अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है और पेश किया जाता है, इसलिए इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। और ये भी कहा जाता है कि खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। खैर, बनारसी पान को अब जीआई टैग के जरिए नई पहचान मिली है जो इसकी परंपरा को और भी बुलंदी तक पहुंचाने में मददगार होगी। हमने यहाँ पे बनारसी पान खाया तो काफी अच्छा स्वाद है उसका और बहुत अच्छा है। बनारस का पान और लंगड़ा आम दोनों लाजवाब होते हैं। वास्तव में बंद जो अकल होती है पान खाने से खुल जाती है। ये मस्ती से पान खाने से आती है और किसी चीज से नहीं आती है। बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा जीआई टैग मिला है, बनारस के गौरव की बात है। किसी तरह कर्मकांड हो, चाहे पूजा हो या तो फिर जो औषधि है बगैर इसके पूर्ण नहीं हो सकती। तमाम ऐसी औषधियां हैं जो बगैर इस बनारसी पान के पूर्ण नहीं हो सकती। और अब जाकर जो इस पान को खाने वाले हैं वो इसलिए खुश हैं क्योंकि इसको भौगोलिक पहचान मिल गई है। इसके अलावा बनारस से ही सटे रामनगर में पैदा होने वाले बैंगन और चंदौली के आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर जीआई टैग है क्या और बनारस की जिन खास चीजों को यह पहचान दी गई है उससे क्या फायदा होगा। जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। जीआई टैग किसी खास जगह या क्षेत्र से संबंधित प्रोडक्ट को दिया जाता है। किसी भी जगह जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान जुड़ी होती है। जीआई टैग उस पहचान को प्रमाणित करने की व्यवस्था है। खेती से जुड़े उत्पाद, पारंपरिक तौर पर बनने वाले सामान, खाने पीने की चीजों, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह को जीआई टैग दिया जाता है। इसके लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के यहाँ आवेदन करना होता है। जिस सामान को जीआई टैग मिलता है उसे देश विदेश में खास पहचान मिलती है। लिहाजा जीआई टैग मिलने से किसानों और उत्पादकों को लाभ होता है। इससे बाजार में सामानों की नकल रोकने में भी मदद मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत में लोकल से ग्लोबल। तो लोकल से ग्लोबल ये जीआई टैग है। जीआई इज लीगल लोकल, ये कानूनी लोकल है। जब पूरी दुनिया पूछेगी कि लोकल होने की गारंटी क्या है तो आप कहेंगे कि जीआई टैग हमारा है, यही लोकल है। अब बनारस का लंगड़ाम, बनारस का पान का पत्ता, आदम चीनी चावल सैकड़ों साल पुराना चावल है मिर्जापुर चंदौली जनपद का, और रामनगर का भंटा, वाराणसी में रामनगर एक स्थान है, वहां का भंटा बैगन, ब्रिंजल जो बड़े साइज का होता है, करीब 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो तक का ग्रीन रंग का ब्रिंजल होता है। ये 4 उत्पाद को हम लोगों ने कोविड के कठिन समय में हम लोगों ने जीआई फाइल किया था। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में तमाम प्रोसेस चलते हैं, लीगल, सोशल, टेक्निकल सारे एस्पेक्ट को पूरा किया जाता है
और अच्छी बात यह है कि नाबार्ड ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए सहयोग प्रदान किया और राज्य सरकार ने साथ दिया। इस बार यूपी के 7 और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। इनमें अलीगढ़ का ताला, हाथरस की हींग, नगीना का वुड कटिंग, मुजफ्फरनगर का गुड़, बखीरा ब्रासवेयर, बांदा का शजर पत्थर क्राफ्ट, प्रतापगढ़ का आंवला भी शामिल है। इस तरीके से केवल बनारस और इसके आसपास पैदा या उत्पादित होने वाली 22 चीजों को अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 45 से ज्यादा प्रोडक्ट जीआई टैग हासिल कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि इस अनूठी पहचान से दुनिया में इन सामानों की मांग बढ़ेगी और भारतीय कारोबार नया मुकाम हासिल करेगा। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड का हरिद्वार आस्था का वो केंद्र है जहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और यही वजह है कि भक्तों की आवाजाही ज्यादा होती है और इस वजह से ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस शहर को ट्रैफिक जाम से निजात मिलने वाली है। यहां पर रिंग रोड बनाने का काम शुरू हो गया है। इस रोड को देहरादून और दिल्ली से लिंक किया जाएगा। धर्म नगरी और उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माने जाने वाला हरिद्वार पूरे साल तीर्थ यात्रियों से भरा रहता है। जाहिर है इसी अनुपात में शहर का ट्रैफिक भी होता है। ऐसे में शहर पर बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसका जायजा लेने खुद जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे निकले। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सरपरस्ती में बनने वाले इस रिंग रोड का काम समय से पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 चरणों में 110 किलोमीटर के बनने वाले इस रिंग रोड के पहले चरण का काम शुरू भी हो गया है। देखिए, रिंग रोड में तो आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट हमारा लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया था और अब वहाँ निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। मिट्टी की परमिशन NHAI ने हमसे काफ़ी ली है और वहाँ पर वो उसकी डंपिंग वगैरह शुरू हो गई है। अब उनका जो निर्धारित समय के हिसाब से जो उनका पग चार्ट है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सही समय के अंतर्गत उस काम को पूरा कर दें। पहले चरण के निर्माण से पहले अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। रिंग रोड का पहला चरण बहादरा बाईपास से शुरू होगा और श्यामपुर के अंजनी चौकी NH74 पर खत्म होगा। रिंग रोड के पहले चरण में 15 किलोमीटर की रोड बनाई जानी है। रिंग रोड से दिल्ली से नजीबाबाद, देहरादून, नैनीताल को लिंक किया जा रहा है। दूसरे चरण में NH74 से मोतीचूर फ्लाईओवर को हाईवे से मिलाया जाएगा। तीसरे चरण में भेल से दूधाधारी चौक तक होगा। तो आपको पता है कि बहादराबाद से जो टोल है वहां से ये रोड घूम जाएगी। ये रिंग रोड बन रही है और जो हैवी ट्रैफिक है उससे काफी रिलीफ मिलेगी। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज के बारे में कहा जा रहा है कि एक और चंडीगढ़ पुल से लेकर और ARTO चौक तक एक जाएगी। तो जब वो बनेगा तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिलीफ इस शहर को। 3 चरणों में होने वाले इस निर्माण में गंगा पर अप्रोच पुल बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर के करीब होगी, जो प्रदेश का सबसे बड़ा पुल बताया जा रहा है। वहीं रिंग रोड निर्माण शुरू होने के साथ ही इलाके की जमीनों की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। किसान भी मान रहे हैं कि इससे रोजगार के नए मौके मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक अच्छी खबर प्रयागराज से। यहां पर गरीब महिलाओं को अब दूसरों के घर झाड़ू पोछा करने के बजाय अपना काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया और ये कोशिश अब रंग लाती भी नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। रसोई में बन रहा है गर्मा गर्म खाना। कहीं सब्जी बन रही है तो कहीं रोटियां पकाई जा रही हैं और साफ सुथरे तरीके से टिफिन में खाने को पैक भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां स्लम बस्ती में रहने वाली कुछ महिलाओं ने लोगों को अच्छा खाना मुहैया कराने के लिए टिफिन सर्विस शुरू की है। इसके जरिए ये अपने पांवों पर खड़ी होकर इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही हैं।
पहले झाड़ू पोछा करने जाते थे, वहाँ पे 4 बात भी सुननी पड़ती थी, देर हो गई, आज काहे नहीं आए, कोई बीमार पड़ जाता था बच्चे तो जाना नहीं पड़ता था, तो कहे किस लिए नहीं आई, बताते थे तो वो चिल्लाने लगती थी। अब हम आते हैं, अपना काम करते हैं, अच्छा लगता है यहाँ पे। बस्ती के कुछ बच्चे यहाँ आकर खाना बनाने में महिलाओं का साथ देती हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती हैं। महिलाओं के हुनर के सही तरीके से इस्तेमाल के लिए एक गैर सरकारी संस्था ने पहल की और ये कोशिश अब रंग लाती दिख रही है। जो यहाँ की महिलाएं होती हैं उनके अंदर प्रतिभा तो बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो उनसे बात करके हमने एक टिफिन सर्विस की शुरुआत की और इसका प्रयास है कि ये जो महिलाएं हैं जो घर पे रहती हैं, जो किसी ना किसी तरह से शोषित हैं, पीड़ित हैं और इनके प्रतिभाओं को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। यहाँ फिलहाल रोजाना सुबह और शाम 25-25 टिफिन तैयार करके लोगों के पास पहुंचाए जा रहे हैं। इसके जरिए ऐसे लोगों को मामूली कीमत में अच्छा खाना मिलता है जिनके पास खाना बनाने की सुविधा नहीं है, तो साथ ही साथ बस्ती की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।